पूरे देश में चुनाव का जो शोर है वो धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर अभी कैंडिडेट्स को लेकर जो चुनौतियाँ हैं पार्टियों के सामने वो बनी हुई हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी अपने कैंडिडेट का नाम ऐलान कर चुकी है, लेकिन अब वहाँ बदले जाने की चर्चा है। इसके अलावा बीजेपी अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि उनके जो कैंडिडेट हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अलग अलग सीटों पर वो कौन होंगे। पहले चरण का जो नामांकन प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, मगर कैंडिडेट अभी तक मैदान में नहीं है। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है और इसके लिए जो पार्टियां हैं, उनके जो नेता हैं वो बड़े हद तक जिम्मेदार भी हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि जनता आखिर क्या करे। ऐसी पार्टियां जो कह रही हैं कि 400 पार, उनके भी कैंडिडेट अभी तक तय नहीं हैं। मेरे साथ कुछ लोगों उनसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए, फिर अब ये चर्चा चल रही है कि उनको बदला जाएगा, क्या स्ट्रेटजी है कोई या फिर नाकामी है? देखिए, ये इंडिया अलायंस में जो दल हैं, ये उन लोगों की जिम्मेदारी है कि जनता के सामने हम कोई कैंडिडेट लेके आ रहे हैं तो उसके सारे पैरामीटर्स पे वो फिट हो, जनता की जन आकांक्षाओं पे वो खरा उतरे। अब उसको लेके जो संशय की स्थिति है, मुझे लगता है कि उससे कहीं ना कहीं नुकसान होगा, ये सब बात सच्चाई है। लेकिन अगर इंडिया अलायंस एक साथ गठजोड़ होके, क्योंकि यहाँ पे कोई कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ेगा, यहाँ पे जो गरीब जनता है, जो जनमानस है, जो 2014 से लेकर आज तक नरेंद्र मोदी जी के कुशासन के अंदर जो लोगों के साथ में, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ जो उन्होंने सहा है, मुझे लगता है कि उसके खिलाफ भी चुनाव होगा। 2 करोड़ रोजगार की जो गारंटी दी थी प्रधानमंत्री, 15 लाख रुपए का जुमला उन लोगों ने दिया था, सारे के सारे सरकारी कंपनियों को बेचने का काम उन्होंने किया। और सबसे बड़ा, आज़ादी के बाद अगर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कोई हुआ है तो आप देखें किस तरीके से सीबीआई और ईडी की रेड होती है और उन लोगों से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से धन उगाही का करने का काम किया। तो जनता ये सारी चीज़ें देख रही है और मुझे लगता है चीज़ें तो देख रही है, लेकिन ये चीज़ें अभी तक पब्लिक डोमेन में मुद्दा नहीं बन पा रहे हैं। ये एक विडंबना की बात नहीं है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, मुद्दा बिल्कुल है। जो करोड़ों नौजवान जो बेरोजगार हैं, जो उत्तर प्रदेश का पेपर लीक हो जाता है और वो लोग धरना और प्रदर्शन करते हैं, आके सरकार को झुकना पड़ता है, वो भर्ती कैंसिल होती है। मुद्दा है किसानों के 12 पे अगर मीटर लगाने के कहा योगी आदित्यनाथ जी ने, उन्होंने क्या गारंटी दी थी, क्या भरोसा दिलाया था कि फ्री बिजली मिलेगी। आज उन्होंने कहा कि पहले मीटर लगाइए, उसके बाद में कहा कि 1000 यूनिट बिजली फ्री देंगे उस पर। तो कहीं ना कहीं किसानों को छलने का इन लोगों ने काम किया। एमएसपी के लिए किसानों की शहादत हो गई। आज कहा था, ये किसी और ने नहीं कहा था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। और आज जब किसान धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आंसू गैस की गोलियां उनको मिल रही है, लाठी भाले उनको मिल रहे हैं, कीले गाड़ दी गई, एक नौजवान किसान की गोली लगने से मौत हो गई। तो इन सब के जिम्मेदार कौन है? इस सब के जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ जितने सहयोगी दल हैं। तो मुझे लगता है कि देश का आम जनमानस, देश के आम लोग ये चुनाव लड़ेंगे। तमाम इंडिया अलायंस के लोग, हम लोग पूरी मजबूती से जो प्रत्याशी होगा उसको जिताने का, उसको लड़ाने का हम लोग काम करेंगे। ये बताइए कि जो इंतज़ार हो रहा है प्रत्याशियों को बदलने का, या फिर जहाँ पर प्रत्याशी अभी तक ऐलान नहीं किए गए हैं उसको और लंबा खींचा जा रहा है, इसके पीछे क्या एक ये भी कयास लगाया जा रहा है कि मायावती आ रही है इंडिया अलायंस? देखिए, ये पार्टी के बड़े नेताओं का निर्णय है और मुझे लगता है कि ये चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन मैं उसके बारे में कोई बात कहूँ तो मुझे लगता है सिनेरियो बदलेगा अगर आगे तो? डेफिनेटली बिल्कुल बदलेगा। कितना बदलेगा और अभी कहाँ खड़े हैं? काफ़ी हद तक बदलेगा। और जहां आज की स्थिति की हम बात करें, जो कैंडिडेट, जो प्रत्याशी आया है, मुझे लगता है उस प्रत्याशी को आगे क्षेत्र में हम सब लोगों को मिलकर उसके साथ में काम करना चाहिए। और विपक्ष कराते रहेंगे पूरे चुनाव के दौरान, उसको इंट्रोड्यूस कराते रहेंगे कि साहब ये भानु प्रताप सिंह हैं, मिलो। नहीं, मैंने प्रत्याशी का भी नाम ही नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखिए, हम लोगों से तो सवाल है कि भानु प्रताप और तमाम विपक्ष के लोगों से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो कैंडिडेट ही नहीं आया। जब उन्होंने जमीन पे कुछ दिया ही नहीं तो उनसे क्या सवाल करें? तो उनके पास नहीं है, वो सिर्फ अखबारों में हेडलाइन मैनेज करने में अभी लगे हैं। मेरठ में यहाँ उनको चुनाव के लिए मिल नहीं रहा। पिछले जो 3 बार से जीते हुए सांसद हैं, उनको, उनके नाम को लेकर आप सुन ही रहे हो। अगर इतने अच्छा उन्होंने काम किया तो दोबारा रिपीट क्यों नहीं किया भाई? तो कहीं ना कहीं विपक्ष के पास आज की तारीख में मुझे लगता है प्रत्याशी नहीं है और हम लोगों ने तो निकाल के दिया है अभी। अब बाकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और जो भी निर्णय होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। बहन जी, इससे उम्मीदें हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं इंडिया अलायंस की? देखिए, जहाँ तक उम्मीदों की बात है, मैं कह रहा हूँ राजनीति में हमेशा परिणाम और एक दूसरे से मिलना, समीकरण हमेशा बदलते हैं। तो आज की जो समीकरण है उससे मुझे लगता है कि बिल्कुल फायदा होगा। मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल स्वाभाविक है। कोई एक दल दूसरे दल के साथ मिलता है तो मजबूती आती है। तो अभी मजबूत नहीं है, उसके बावजूद भी भानु प्रताप सिंह उतार दिए? नहीं, अभी भी मजबूत है।
अभी भी मजबूत हैं और इंडिया अलायंस में मेरठ की सीट समाजवादी पार्टी के पास है और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ताओं को कहना है हमारा प्रत्याशी साइकिल का चिन्ह है, जो भी प्रत्याशी साइकिल के चिन्ह पे आएगा हम लोग उसे मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे। हमारे सामने भानु प्रताप जी को, भानु प्रताप एडवोकेट जो ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मैदान में उतार दिया है और मुझे लगता है कल वो मेरठ में होंगे और कल पूरा आप देखेंगे। अभी साल भर पहले की पराजय भूले नहीं है क्या आप लोग, या भूल गए हैं? चुनाव होते हैं, हार जीत होती रहती है, लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है कि पहले हारे हैं तो आगे नहीं जीतेंगे। हम लोग जो आपके पास सबसे मजबूत कैंडिडेट था वो उतारा था, तब ये स्थिति रही थी कि 1.25 लाख का आंकड़ा नहीं छू पाए थे। ऐसा नहीं है, वो चुनाव नगर निगम का चुनाव था, ये चुनाव देश का चुनाव था, उसमें स्थिति कुछ और हो सकती है। कुछ लोगों ने बरगलाया हुआ, कुछ हर व्यक्ति ने अपने अलग अलग मुद्दे थे। इस बार देश में सबसे बड़ा मुद्दे पे जो चुनाव होने जा रहा है वो नौजवान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देश का प्रत्येक नौजवान अपने आप को ये मान के बैठा है कि हमें इस बार मोदी को हराना है। उसका कारण ये है कि अगर आपको भी याद नहीं होगा, यहाँ जितने लोग याद नहीं होगा, 10 साल के अंदर ऐसी आप मुझे 4 परीक्षाओं का नाम बता दो जिसका पेपर आउट ना हुआ हो। सबका हुआ, हर पेपर आउट हुआ है। नौजवान अपने आप को ये मान के बैठ गया है कि हम लोग मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, आखिर में पेपर आउट हो जाता है। जानबूझकर सरकार पेपर आउट करा देती है ताकि नौजवानों को नौकरी ना देनी पड़े। नौकरी के लिए चुनाव होगा, सम्मान के लिए चुनाव होगा। गरीब का सम्मान कैसे बढ़े, जो अपमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है गरीबों के साथ, नौजवानों के साथ, उसका सम्मान कैसे हो। दूसरा, भानु प्रताप मेरठ से अभी प्रत्याशी हैं और कल से या परसों से पूरी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस में जितने दल हैं, आम आदमी पार्टी, जो भी हैं, सब लोग मिलकर उन्हें चुनाव लड़ाएंगे और मुझे ऐसी उम्मीद है कि जब रिजल्ट आएगा तो वो भानु प्रताप के पक्ष में। आपने कहा कि बड़ी चुनौतियां हैं, उनके साथ चुनाव में जा रहे हैं। ऐसी चुनौती में आपका एक डोमिनेटिंग दल छोड़ के चला जाता है। जब 22 में साथ थे तो मुझे नहीं लगता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कोई ऐसी कमी छोड़ी थी कि हमारे जिस दल की आप बात कर रहे हो उसे देने में कमी की हो। वो 0 पे थे। मलाई तो नहीं थी कम से कम। मलाई क्यों नहीं दी? क्या 9 विधायक पे कोई राज्यसभा जा सकता है? कोई जा सकता है? 9 एक ही मलाई एक जगह दे दी। मैं तो ये कोई बड़ी चीज है? जितना हमारे पास देने के लिए है उसके हिसाब से आप बताइए, क्या कोई राज्यसभा जा सकता है 9 विधायक पे? राज्यसभा उन्हें आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भेजा है और मैं जिस जाति का वो दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हीं जाति से हूँ और हम लोग तो ये मानते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उन्हें राज्यसभा भेजकर ये हम लोगों पे एक एहसान किया है। और मैं आगे भी कहना चाहता हूँ, वो चौधरी साहब को पता नहीं क्या लगा, क्या स्थिति रही हो, वो चले गए, लेकिन भविष्य में अगर वो समाजवादी पार्टी में आएंगे तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, आप कई मीडिया बंदों से आएंगे तो उनसे पूछेंगे आप क्यों गए थे। हमने ऐसी क्या हमने ऐसी क्या चीज़ नहीं दी आपको। हम लोग तो आप भी 7 सीटें दे रहे थे, 7 सीटें दी जा रही थी। उनका आरोप है कि आप मुजफ्फरनगर पे हरिंदर मलिक जी को जबरदस्ती लड़ा रहे हैं, जबकि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, हरिंदर मलिक ने भी कहा कि हम लोगों ने ये कहा था अगर आप परिवार में से खुद या अपनी पत्नी को लड़ाना चाहें तो ठीक है, नहीं तो हरिंदर मलिक को लड़ा लें। कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी और तब तो प्रत्याशी भी डिक्लेयर नहीं हुआ था, उससे पहले ही उन्होंने जाना था, वो चले गए और कोई ऐसी बात। जो मुजफ्फरनगर सीट है उसको आरएलडी की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा सकता है। वो आरएलडी के हिसाब से है, हमारे हिसाब से। अब हमारा आरएलडी से गठबंधन नहीं है। हम मुजफ्फरनगर में प्रत्याशी हमारे हरिंदर मलिक जी हैं, हम उन्हें तन मन धन से चुनाव लड़ा रहे हैं और हमें ऐसी उम्मीद है कि जब रिजल्ट आएगा तो हरिंदर मलिक के पक्ष में। लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि अंदर खाने जो मदद है वो आरएलडी के नेता कर रहे हैं हरिंदर मलिक की। अब वो ठीक है, पता नहीं कौन किसी कहाँ मदद करता है। अभी तो बागपत पे भी पता नहीं क्या होगा, अभी तो मेरठ पे भी कौन किसी कहाँ मदद करेगा। चुनाव में सब कोई मदद करता है, कोई खिलाफ होता है। आखिर तो चुनाव के रिजल्ट आने के बाद ही पता लगता है कि किसकी किसने मदद करी, कौन कितनी मदद से किससे कौन जीता। ये मुजफ्फरनगर की जो सीट है इसको लेके बड़ी चर्चा है, वजह क्या है? मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर इस बार वो होगा जो भारतीय जनता पार्टी ने कभी ख्वाब में भी सोचा ना होगा। मैं राजपूत समाज से आता हूं और सरधना विधानसभा से ही ताल्लुक़ रखता हूं।
मुजफ्फरनगर लोकसभा में जितना क्षेत्रीय वोट है इस बार हरिंदर मलिक को जाएगा, क्योंकि संजीव बालियान जी जो वर्तमान में सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे लोग तिराही तराही कर चुके हैं और हमारी 24सी का तो वो आलम है, आपको मालूम भी होगा, जाके देख लीजिए कि एक तरफा हरिंदर मलिक है। 24 ही नहीं तो पिछली बार संगीत सिंह सोम को हराया था विधानसभा के चुनाव में। देखिए, संगीत सोम को हराया, हार जीत चलती रहती है। हाँ, हम खुद समाजवादी लोग हैं, अतुल प्रधान को हमने चुनाव लड़वाया और जितवाया भी, लेकिन इस बार 24सी के राजपूतों ने और पूरी लोकसभा क्षेत्र के राजपूतों ने मन बना लिया है कि इस बार समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हरिंदर मलिक को वोट करेंगे। अच्छा, एक अंदर की बात बताओ विनोद भाई, ये भी चर्चा चल रही है कि अब की बार जो संगीत सोम है वो ठाकुरों का वोट डाइवर्ट कर रहे हैं हरिंदर मलिक की तरफ। संगीत के बारे में मुझे तो कुछ मालूम नहीं है कि डाइवर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि कोई किसी से डाइवर्ट नहीं होता। मतदाता जागरूक है, मतदाता खुद तय करता है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं वोट और देना। ये जो बसपा का कैंडिडेट है दारा सिंह प्रजापति, ये कैसे? बसपा का कैंडिडेट जो दारा प्रजापति हैं वो भी बढ़िया है, और देखो बहन जी ने उनको टिकट दिया है और वो लड़ रहे हैं चुनाव, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। प्रजापति समाज में उनकी पैंठ है, प्रजापति समाज वोट के काटेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वोट काटेंगे। साहिबाबाद गेस्ट हाउस में प्रजापतों पे जो लाठी चार्ज हुआ है, सारे प्रजापत, क्योंकि हम तो गांव देहात से आते हैं, देखते हैं, सबको बात करते हैं, सब लोग उसका बदला लेंगे बीजेपी बदला से। तो देखिए बीजेपी से लेंगे ना। लिया जाता है। अब जब बीजेपी ने लाठी चार्ज किया है तो बीजेपी से ही बदला लिया जाएगा। जिसकी सरकार है उसने लाठी चार्ज किया तो बदला तो उसी से ही लिया जाएगा ना। तो ये माना जाए कि संगीत सिंह सोम की जो स्ट्रेटजी है वो कामयाब होगी। नहीं, मैं तो उसको जानता नहीं हूँ, ना उसकी स्ट्रेटजी जानता। मैं जो लोगों से बात होती है, मैं अपने क्षेत्र में जाता हूँ, मेरी जो बात होती है अपने लोगों से, गांव में चौपाल पे बैठ के, घेर में बैठ के जो बात होती है, मैं वो बात आपको बता रहा हूँ कि राजपूत बिरादरी का, क्षत्रियों का मन बन गया है, और क्षत्रिय वो हैं जो कहते हैं वो करते हैं, अपनी बात से मुकरते नहीं। अच्छा वकील साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अब की बार राष्ट्रीय लोकदल से जो मुस्लिम वोट बैंक है उसकी स्थिति क्या रहेगी? देखिए, मुस्लिम वोट बैंक राष्ट्रीय लोकदल के साथ नहीं रहेगा, वो इंडी गठबंधन के साथ जाएगा। थोड़ा बहुत तो रहेगा ना भाई साहब? अब थोड़ा बहुत कोई 2-4 पर्सनल वोट आदमी ले सकता तो ले ले, बहुत याद में तो जाएगा नहीं। वो तो जाएगा बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी को आप देख ही रहे हैं कि बीजेपी ने तो ऐसा माहौल भारत में बना दिया है कि कोई भी कमी बीजेपी करती है तो मुसलमान के पीछे छिपके उसे छिपाना चाहती है। अगर SBI का ये बॉन्ड वाला मसला भी, तो इसके पीछे भी कहेंगे अरे साहब देखो कहीं कोई मुसलमान तो नहीं है इसमें। तो ऐसी स्थिति देश में कर दी है, कुछ भी करो मुसलमान के पीछे छिप जाओ कि साहब ये मुसलमान दुश्मन है, ये इस देश को बेच देंगे। और उसी की जहनसाजी बीजेपी और RSS के लोग कर रहे हैं बहुसंख्यक वर्ग के लोगों के साथ, कि साहब देखो मुसलमानों की जनसंख्या इतनी बढ़ गई, जबकि बढ़ी नहीं है। साहब इनके इतने बच्चे हैं, इन्होंने वहाँ डेमोग्राफी चेंज कर दी, लेकिन कहीं कुछ नहीं। राष्ट्रीय लोकदल का जो मोटिव है बीजेपी के साथ जाने का, वो ये मान के चल रहे हैं कि इससे बीजेपी के साथ जो उनका वोट बैंक है मुसलमानों का, वो भी साथ जाए। देखिए, वोट बैंक नहीं साथ गया, बीजेपी असल में पूरे हिंदुस्तान में डरी हुई है, इसलिए छोटी छोटी पार्टियों को अपनी तरफ ले रही है, नहीं तो उनको दो फाड़ करा दे रही है। मीडिया जरूर बीजेपी को अपर हैंड दिखा रही है कि साहब बीजेपी इतना आगे चल रही है 400 बार, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं है। बीजेपी को मालूम है कि हम चुनाव हार चुके हैं हिंदुस्तान में, इसीलिए वो इन छोटी छोटी पार्टियों को प्रलोभन दे के अपने साथ ले रही हैं कि साम दंड भेद पैसा रुपया अपनाओ और छोटी छोटी पार्टी तोड़ो कि हम शायद 2-4 सीटें जीत लें। इनकी धरातल पर कुछ नहीं है, ये तो चुनाव हारने जा रहे हैं। ये तो सिर्फ आपका कर्म है कि आप दिखा रहे हैं कि नहीं बीजेपी का झंडा बुलंद। बाकी की छोटी पार्टियों का जो हश्र हुआ है उसी तरह का हश्र होने वाला है जो बीजेपी के साथ गए। अरे सर, वो तो पहले ही 2 सीट पर लड़ रहे हैं, हसर क्या होना है, 2 में से 500 थोड़ी जीत जाएंगे।
2 में 2 ही जीतेंगे, अगर जीतेंगे या 1 जीतेंगे या 0 जीतेंगे, 2 में से 10 7 तो जीतने से रहे। तो हसरत तो उनका चुनाव से पहले ही खराब हो गया, उनके साथ जाने वालों का भी। लेकिन मलाई तो मिली ना सत्ता की। सांसद बनना अलग बात है, लीडरशिप अलग बात है। अब उन्होंने शायद लीडरशिप से बड़ा सांसद बनने को समझा कि भाई मेरी पार्टी के 2 सांसद बन जाएं, लीडरशिप भले ही कहीं चली जाए। लेकिन सुना ये भी गया कि उन पर भी कहीं ना कहीं दबाव बनाया गया कि पार्टी छीन लो, इन्हें किसी झूठे मुकदमे में फंसा दो। तो उनकी कोई मजबूरी भी हो सकती है, उनकी कोई ईडी वाली मजबूरी। इनके जाल से वो निकल आएंगे, अभी थोड़ा समय है, निकलेंगे इनके जाल से। जाल में इन्होंने फंसाया जरूर है, लेकिन वो अपनी मुख्य जगह पर वापस लौटेंगे और वही जो उनका झंडा है उसे फिर बुलंद करेंगे। खजूरी जी, आपको भी लगता है कि निकल आओगे आप जो गए हैं अभी? ये फैसला तो मेरा नेता करेगा, जहाँ मेरा नेता मैं वहाँ साथ हूँ। अच्छा, ये जो 7 सीटें आपको मिल रही थी, बता रहे 9 सीटें मिल रही थी, और वहाँ पे 2 सीटों पे चुनाव। इसमें मैं जैन जी के और अखिलेश जी के बीच में नहीं था। उनकी क्या वार्ता हुई, क्या वार्तालाप हुई, आप कुछ इशारा करते हैं हमारी तरफ, इस पे हम यकीन नहीं करते। अब उनके दोनों नेताओं की बात है, इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन आप इतना तो समझेंगे कि नुकसान फायदा क्या है, उतना तो बता सकते। नुकसान फ़ायदा भी मेरे नेता ने देखा होगा। हमारा दल किसान मजदूर पर आधारित है। हमने न किसान की बात छोड़ी है, ना नौजवान की छोड़ी है, ना मुसलमान की छोड़ी। किसान की तो बात करो ही मत जी। जिस दिन से आंदोलन चल रहा है, अभी इतने प्रोटेस्ट हुए, एक दिन भी एक मैसेज तौर पर हम ही किसान की बात करते हैं, हम ही किसान के बीच में लाठी खाते हैं। किसानों का टेंडर रखे रहेंगे। चौधरी अजीत सिंह से लगा के जब किसानों पर कोई अत्याचार हुआ, चाहे रात के 4 बजे हुआ हो, तब चौधरी साहब बीच में गए। अभी जब 13 महीने किसान बैठा रहा, वहाँ भी चौधरी अजीत सिंह जी ने पुनर्जीवन दिया। तो ऐसी बात पुनर्जीवन तो आपको भी मिला ना विधानसभा चुनावों में। हमें मिला जब हम उनके बीच में रहते तो हमें मिलेगा। और हमने अपने दल की जो नीतियाँ हैं, हमारा दल चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों पर आधारित है, हम उन्हीं नीतियों पर काम करेंगे। तो नरेंद्र मोदी को मान लो ना, चौधरी चरण सिंह। नरेंद्र मोदी छवि दिखने लगी। नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, समझे जी, वो प्रधानमंत्री हैं। और हमारे दल की नीति अलग है, बीजेपी की नीति अलग है। हम अपने नीतियों पर राजनीति करेंगे, बीजेपी के स्टैंड पर राजनीति नहीं करेंगे। हम अपने दल की नीतियों पर राजनीति करेंगे। ये कैसे पॉसिबल होगा, ये तो बताओ आप। कैसे भी होगा, हम दो अलग अलग विचारधाराओं में गए। हम जनता के बीच में रहेंगे और भाईचारे को सफल बनाओगे, मजबूत बनाएंगे। भाईचारा तो निकल गया अब। कहीं नहीं निकला, भाईचारा आज भी है, भाईचारा आज भी है। आपके बगल में बता रहे हैं ये इनके व्यक्तिगत विचार हैं। भाईचारा अभी दिखाई देगा। जो पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है, हमें मुस्लिम भाइयों के वोट मिलेंगे और मैं बूथ दिखा दूंगा आपको कि यहाँ मुस्लिम को दे देंगे। बीजेपी को कैसे दे देंगे मुसलमान? वो बीजेपी को दें ना दें, हमें देंगे, हमें देंगे। उनके बीच में रहते हैं हम उनके बीच में रहते हैं, उनकी लड़ाई लड़ते हैं। तो ये हंस रहे हैं, पीछे जो बैठे हंस रहे हैं। अब ये हंसने दो, इनका काम हंसने का है। जब ये बोल रहे थे मैं नहीं हंसा था, मैं इन्हें अप्रिशिएट कर रहा था कि बढ़िया बोल रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। अभी इन्हें मुझे करना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। आपको उम्मीद है कि मुसलमान आपके साथ निश्चित जाएगा। और अभी ये 1 महीने की बात है अभी। अच्छा, मुसलमानों को उनका हिस्सा क्यों नहीं दिया आपने? 2 आपके मुस्लिम विधायक हैं, क्या हिस्सा? ऐसे वंचित समाज को हिस्सा दिया है, हम मुस्लिम को भी देंगे। जैन चौधरी वो तो आपका लालच है, दलित को इसलिए मंत्री बनाया, कुछ दलित आपके इस तरफ आ जाएगा। आज मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ कि जैन चौधरी के 4 निर्णय हुए हैं अब तक, और 5वां निर्णय जब होगा 2 या 3 महीने बाद, आप उसको भी अप्रिशिएट करोगे। 5वां निर्णय जब होगा, सुनने कोई तैयार ना जी, जमीन की बात सुनने कोई तैयार ना। हाँ, ठीक कह रहे, जो चौधरी साहब ने करा निर्णय सही करा होगा, सोच समझ के। अच्छा, जनता की समझ में कुछ आता है, कार्यकर्ताओं की समझ में? भाई जैसे हर पार्टी का नेता करता है, उसका वोटर उसके साथ रहता है, ऐसे जैन चौधरी के साथ है। जैन का वोटर जहाँ चले गए, ठीक है। विचारधारा से कोई लेना देना नहीं। विचारधाराओं का तो अब रहा ही नहीं। विचारधारा तो बीजेपी की भी नहीं है, समाजवादी की भी नहीं है, किसी की विचारधाराओं का नहीं है। विचार अब तो अपना लाभ का खेल चल रहा है राजनीति में। फिर किसान की बात? किसान की बात तो करेंगे, जैन चौधरी तो जब है वहाँ क्या बात करेंगे? बीजेपी के साथ सरकार में रह गए। चौधरी अजीत सिंह ने बहुत काम करा, गन्ना मिल दिए, क्या पता ये भी संभावना है ये भी कुछ काम करें। ना तो अब चौधरी अजीत सिंह है, ना बीजेपी है पुरानी वाली। नहीं, सब वही है, लोग तो वही हैं। विचार थोड़ा बदल गए, क्या पता करा लें काम। विचार भी बदल गए, लोग भी बदल गए। हाँ, ऐसा भी है ना? ऐसा भी है, बदल गए। कैसे अपना स्टैंड रखेंगे? लेकिन आप भविष्य का हमें क्या जानकारी, हम तो अब दे सकते हैं। वर्तमान में ये लिया होगा भाई, साथ चले जाएं। वर्तमान में मंत्री बन गए, वर्तमान में 2 टिकट मिल गए, और उम्मीद है एक MLC हो गए, और उम्मीद है कि केंद्र में मिनिस्टर हो जाएंगे। भविष्य में यह मिनिस्टर वगैरह होगा, किसानों का कोई भला हो जा,
मुस्लिमों का कोई भला हो जाए, दलितों का भला हो जाए, इसी कौम की राजनीति करने वाले हैं चौधरी अजीत सिंह और इनके बेटे। ये बताओ, ये जो विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग आपको दिया गया है, कुछ समझ में आता है इसका काम क्या होता है? जिस मंत्री को दिया गया उसकी समझ में आता होगा, वो अच्छा पढ़ा लिखा है। उनकी समझ में आता है। आता होगा आप पक्का। लोग जो काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता हैं, आपको कुछ समझ में आया इसका क्या मतलब है? नहीं समझ में आया, इसका विभाग है, वो जो समझेगा, हमें क्या समझना, हम तो किसान आदमी, हमें क्या मतलब, वो अपना आप करेगा, जो मंत्रालय मिला उन्हें वो खुद करेंगे काम। क्या काम होता है ये भी मालूम है? नहीं हमें कोई जानकारी नहीं क्या काम होता है। राकेट उड़ाए जावे, हाँ जो भी होता होगा हमें जानकारी नहीं है। मिसाइल, राकेट, ये सब उड़ाए जावे। हाँ तो उड़ाए जाएंगे, दूसरे जो विरोधी दुश्मन देश है उन पर डाले जाएंगे, क्या चिंता की बात। यूपी से ही उड़वाओगे? उड़वा देंगे मुजफ्फरनगर से पक्का, पक्का उड़ेंगे। एक यहीं पे जो भाजपा की ideology- क्षेपण स्थल है वो बनेगा यहाँ। भाजपा की और उनकी जो संगठन है उनके साथ में जिन लोगों ने किया है, वो हिंदुस्तान को भी कोरिया बनाना चाहते हैं। वो यही चाहते हैं कि यहीं पे उड़ाओ, मारकाट करो, मारो काटो, जातियों के बीच में उन्माद कराओ। नहीं बिल्कुल सही। जो वास्तविकता यही आपको क्या लगता है कितना नुकसान फायदा आरएलडी को होने वाला है इधर वेस्टर्न यूपी में? वेस्टर्न यूपी में जिस तरीके से अभी किसान महापंचायत हुई है, किसानों का आंदोलन रहा है, आरएलडी ने उनको सपोर्ट नहीं कर पाई है, तो निश्चित ही ये इनका माइनस पॉइंट जाने वाला है और आगामी लोकसभा चुनाव में इनको इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। जो अगले लोकसभा या विधानसभा का चुनाव है, इसी लोकसभा इसी में? हाँ जी। और ये 2 सीटें ये तो निकल जाएंगी कि नहीं? देखिए आसान है? आसान तो नहीं कह सकते हैं, लड़ाई मजबूत है और ये सारी चीज़ें जो हैं अब तो परिणाम के बाद ही तय करना होगा कि आखिरकार किसने कितनी मेहनत की और उसे उसका क्या फल प्राप्त हुआ। आपको लगता है कि बीजेपी के साथ जाके छोटी पार्टियां हैं वो खत्म होने का कगार पर पहुंच जाती हैं? कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के खिलाफ इन लोगों ने सभी को जो तोड़ने की कोशिश की है, बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ, यहाँ पे आरएलडी के साथ, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है बौखलाई हुई है, जिस कारण अभी तक भी वो अपने कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाई है। तो कहीं ना कहीं इनकी बौखलाहट है जो इस चुनाव के अंदर दिखाई दी जा रही है। सच चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके का ये चुनाव समझा जा रहा है, जितना आसान समझा जा रहा है, जो कह दिया जा रहा है कि 400 पार और उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, उतना ये आसान नहीं है, क्योंकि अभी तक प्रत्याशियों के नाम तय नहीं हुए हैं और पार्टियां भले ही तैयार हों चुनाव में जाने के लिए, लेकिन प्रत्याशी कौन होगा ये तय नहीं हुआ है। इसके अलावा जनता भी बहुत कसम में है, वो समझ नहीं पा रही है कि जो पार्टियां अभी तक प्रत्याशी नहीं दे पाई वो चुनाव कैसे लड़ेंगी। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।